हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, और ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सेकेंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो इसका फेजर डायग्राम देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, तो ये हमारा फ्लक्स है। ओके, तो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हुआ है? एक करंट के चलते प्रोड्यूस हुआ है, जिसे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोलूँगा। क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स एक ही फेज में है, इसलिए मैंने एक ही लाइन में दोनों को दिखाया है। ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है E1, प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसे हमने E1 डिनोट किया था। ओके, और हमने पहले भी देखा था कि अप्लाइड वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ वो दोनों इक्वल होना चाहिए और एक दूसरे को अपोज करना चाहिए। हमने कैसे देखा था, या ऐसे हम देख सकते हैं। ये हमारा अप्लाइड वोल्टेज है V1 और ये हमारा इंड्यूस वोल्टेज है E1। तो V1 और E1 दोनों इक्वल होना चाहिए और V1 E1 को अपोज करना चाहिए। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा E1 के अपोजिट डायरेक्शन में, जो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड वाइज E1 के, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं बनाया हूँ। इसका मतलब है कि V1 और E1 एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो ये हमारा फेजर डायग्राम है ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, अंडर नो लोड कंडीशन। और ये कैसा ट्रांसफार्मर है? ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। ओके, ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ही बात कर रहे हैं। तो अब हम आइडियल ट्रांसफार्मर के से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकलिटी ऐड होता है एक आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तो लॉसेस को मैं अभी दिखाता हूँ। फिक्स्ड लॉसेस। ओके, अभी मैं फिक्स्ड लॉसेस को पकड़ता हूँ। वो क्या होगा? एक होगा लॉस, और दूसरा होगा एडी करंट लॉस। ओके, अभी मैं फिक्स लॉसेस के तरफ देख रहा हूँ कि लॉसेस इन ट्रांसफार्मर क्या है? एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस। तो अब देखते हैं कि व्हाट आर एडी करंट लॉस क्या होता है, या और हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। ओके, एडी करंट लॉस। तो पहला लॉस जो हम देखेंगे वो है एडी करंट लॉस। तो ये हमारा एक कोर है। ओके,
ये हमारा एक कोर है। कैसा कोर है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ एक कोर है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आयरन का बना हुआ एक कोर है। ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये एक मैग्नेटिक कोर है। ठीक है, तो हमने देखा था कि इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हमारा जो फ्लक्स होता है, ठीक है, हमारा फ्लक्स कैसा होता है? वो टाइम वेरिंग होता है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो एक फ्लक्स है जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में एक फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो अब क्या हो रहा है? ये फ्लक्स मैग्नेटिक कोर के थ्रू पास करेगा और ये फ्लक्स कैसा है? टाइम वेरिंग है। टाइम वेरिंग का मतलब क्या हुआ? ये फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो हमने फैराडेज लॉ देखा था कि जब भी हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस मैग्नेटिक कोर का एक मैग्नेटिक कोर का एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होता है। ओके, तो फ्लक्स जब हमारा चेंज होगा तो इस मैग्नेटिक कोर में एक ईएमएफ जनरेट होगा। उस ईएमएफ के चलते एक करंट प्रोड्यूस करेगा जो एक क्लोज लूप में फ्लो करेगा। ओके, वो क्लोज लूप में फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से। तो इस करंट को हम एडी करंट बोलेंगे। करंट को हम एडी करंट बोलेंगे। और इस एडी करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जैसे हम देख रहे हैं हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन, हमारा फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमें दिखाना चाहिए, लेकिन फैराडेज लॉ या लेंज लॉ के हिसाब से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर को अपोज करेगा। ओके, जो एंड प्रोडक्ट है वो फ्लक्स को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा एडी करंट है और जब ये एडी करंट कोर में मूव करता है तो वो क्या करेगा? वो कोर में हीटिंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, और हीट क्या होता है? एक तरीके का लॉस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला लॉस जो मैग्नेटिक कोर या ट्रांसफार्मर में प्रेजेंट रहता है या होता है। ओके, तो अब हम दूसरे लॉस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा लॉस जो है वो है हिस्टैरिसीस लॉस। अब हमारा फ्लक्स जो है ऐसा मूव कर रहा है। ओके, तो ये हमारा एक मैग्नेटिक कोर है। हमारा फ्लक्स कैसा है? हमारा फ्लक्स फिर से एक टाइम वेरिंग फ्लक्स है। तो जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक कोर तो जब हमारा फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इस कोर में एक मैग्नेटिक डोमेन्स जनरेट होगा जिनका डायरेक्शन अभी ऐसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। ओके, और
जब फ्लक्स निगेटिव है या डिक्रीज कर रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक डोमेन्स है उनका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कोर में अकर हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ओके, तो उस साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के चलते लॉसेस प्रोड्यूस होता है या हीटिंग लॉस प्रोड्यूस होता है कोर में, जिसे हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ओके, तो एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों के चलते हीटिंग प्रोड्यूस होता है कोर में, और ये लॉसेस फिक्स लॉस होता है। ओके, और ये कोर में प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे कोर लॉस भी बोलते हैं या फिक्स लॉस भी बोलते हैं। तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारा एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को अब हमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में दिखाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि दोनों लॉस दोनों लॉस हीट प्रोड्यूस करता है, और कभी भी दोनों लॉस हीट प्रोड्यूस करता है और दोनों ही लॉस वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। ओके, तो कभी भी सिस्टम में हीट प्रोड्यूस करता है तो उस चीज़ को हम एक रजिस्टर से डिनोट करते हैं। ओके, और कोई भी चीज़ अगर वोल्टेज डिपेंडेंट हो तो हम उसे पैरेलल में दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रजिस्टर को दिखाएंगे, जिसे मैं बोलूँगा RC या डिनोट करूँगा RC, और ये RC क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट। ओके, तो RC इज कोर लॉस कंपोनेंट, और ये वोल्टेज के पैरेलल में दिखाया गया है, अप्लाइड वोल्टेज के पैरेलल में दिखाया गया है। और हम इसे रेजिस्टेंस से क्यों दिखलाया है, क्योंकि ये हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस जो कोर में प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक हीट की तरह होता है जो कोर में हीटिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ यहाँ पे इसके पैरेलल एक और पैरामीटर होता है जिसे हम बोलेंगे XM। ओके, तो XM का फुल फॉर्म क्या होगा, या XM क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, और ये क्या था हमारा, ये हमारा E1 था। ओके, तो जब हमने नो लोड फेजर डायग्राम देखा था, तो ये हमारा फाई था, ये हमारा IM था, ये V1 था, और ये E1 था। IM क्या है, IM इज मैग्नेटाइजिंग करंट है जो इस इंडक्टेंस या पैरामीटर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, यही है IM। ओके,
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आई एम जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री के लैगिंग में मैंने दिखाया है। इसका मतलब है कि ये जो करंट है ऐसे पैरामीटर में फ्लो कर रहा होगा जो वोल्टेज को 90 डिग्री लीड करवा रहा है करंट से, और वो ऐसा पैरामीटर क्या होता है, एक इंडक्टर होता है। ओके, इसलिए मैंने इंडक्टर को दिखलाया है, मैंने मैग्नेटाइजिंग करंट को एक इंडक्टर से शो किया है। ओके, तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट्स या पैरेलल पैरामीटर्स मैंने दिखाया है ये लॉसेस को सिग्निफाई करता है। ओके, आइडियल कंडीशन में ज़ीरो मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, आइडियल कंडीशन में आई एम ओके, आइडियल कंडीशन में आई एम इज इक्वल टू 0 टू प्रोड्यूस द मेन फ्लक्स। ओके, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आइडियल कंडीशन में अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं, एम एम एफ इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। एम एम एफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, या इसे हम एम्पेयर टर्न्स भी बोलते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इनटू करंट। ये वो करंट है जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो करंट इनटू इक्वल्स टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस। ओके, तो आई इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस बाई एन। ओके, तो आइडियल कंडीशन में रिलक्टेंस का जो वैल्यू होता है, ओके, आइडियल कंडीशन में रिलक्टेंस का वैल्यू हम 0 पकड़ते हैं। ओके, कि जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है या जितना भी फ्लक्स सिस्टम में है उसको फ्लो करने में कोई भी अपोजिशन नहीं मिल रहा है। ओके, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है। फ्लक्स को भी अपोजिशन मिलता है इन मैग्नेटिक सर्किट, जैसे करंट को अपोजिशन मिलता है एज इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ओके, तो आइडियल कंडीशन में रिलक्टेंस का वैल्यू 0 होता है, जिसके चलते मैग्नेटाइजिंग करंट 0 होता है। ओके, बट प्रैक्टिकल कंडीशन में रिलक्टेंस का वैल्यू 0 नहीं होता है, बहुत कम वैल्यू होता है, बट 0 नहीं होता है, जिसके चलते हमें कुछ करंट का रिक्वायरमेंट होता है जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा सिस्टम में। ओके, तो ये करंट कौन सा करंट है? वो मैग्नेटाइजिंग करंट है। ओके, तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो गया। ये जो फिगर है ये प्लस माइनस इंटू में दिखा देता हूँ। ये जो फिगर है ये है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो वेलकम बैक। हम देख रहे थे फेजर डायग्राम। तो फिर से मैं दिखा देता हूँ फेजर डायग्राम में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन फॉर आइडियल कंडीशन। तो हमने कैसा बनाया था? ये हमारा फ्लक्स था, ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट था, दिस इज E1 और ये V1। तो ये आइडियल कंडीशन का फेजर डायग्राम था। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में अगर या आइडियल ट्रांसफार्मर में लॉसेस को इंट्रोड्यूस किया जाए तो फिर क्या होगा? एक RC कंपोनेंट हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ओके,
ये आरसी कंपोनेंट हम दिखाएं जो कोर लॉस कंपोनेंट है, और ये हमारा एक इंडक्टर है जो एक्सएम है, जो मैग्नेटाइजिंग करंट को ही दिखला रहा है। ओके, तो अगर पूरा आइडियल कंडीशन देखा जाए तो यहाँ पे ये IM भी नहीं होगा। ओके, कोई भी करंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो एक IM रिक्वायर्ड होगा जो फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा, बट बहुत स्मॉल करंट रिक्वायर्ड होगा फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि रिलेक्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। ओके, फिर RC में एक करंट फ्लो कर रहा है जो नो लोड करंट है। नो लोड करंट क्यों बोल रहा हूँ मैं उसको, क्योंकि सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो करंट फ्लो कर रहा है नो लोड। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, IM बोल रहा हूँ। ओके, और ये नो लोड करंट ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। I0 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक I कोर लॉस करंट में और एक IM में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, कोर लॉस करंट कौन सा है, I हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट। ओके, तो हमने क्या देखा कि जब भी लॉसेस प्रोड्यूस हो रहा है या जब भी हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस प्रोड्यूस हो रहा है तो हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, हीटिंग कोर का हीटिंग हो रहा है। तो जब कोर का हीटिंग हो रहा है तो उस लॉस को फुलफिल करने के लिए एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा सप्लाई से, और वो करंट कौन सा होगा, वो IC मैं बोलूँगा या IH प्लस E, I एडी हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट होगा। ओके, तो I हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट को मैं इधर दिखलाऊंगा। ओके, मैं इसको इधर दिखलाऊंगा। मैं इसको इधर इसलिए दिखलाया बिकॉज मैं RC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर लॉस। ओके, RC से कोर लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। RC क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और मैं जानता हूँ कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं फॉर ए रेजिस्टिव लोड। ओके, इसलिए मैंने हिस्टैरिसीस एडी करंट को V इनपुट या अप्लाइड वोल्टेज के सेम फेज में दिखाया। तो ये मेरा फेजर डायग्राम है। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, या प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पूरा नहीं लिखता हूँ, हिस्टैरिसीस लॉ, हिस्टैरिसीस प्लस अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, तो दो करंट फ्लो कर रहा है, वन इज IM मैग्नेटाइजिंग करंट एंड सेकेंड वन इज IH प्लस E जो इधर फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, RC के थ्रू फ्लो कर रहा है IH प्लस E, और दोनों करंट का समर्शन को मैं क्या बोलूँगा, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ I0 या IO, जिसे मैं नो लोड करंट बोलूँगा। मैं इसे नो लोड करंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकेंडरी में ये वो करंट है जब सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड है। ओके, जब सेकेंडरी में मैं कोई लोड कनेक्ट करूँगा तो ये करंट तो फ्लो करेगा ही, इसके अलावा एक और करंट फ्लो करेगा। ओके, तो इसलिए इसे नो लोड करंट बोला जा रहा है।
इसे मैं रब करता हूँ। अब तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो जब भी मैं एक वोल्टेज को अप्लाई करूँगा, ओके, जब भी मैं एक वोल्टेज को अप्लाई करूँगा तो ये सब है क्या? ये सब कॉइल्स हैं जो कॉपर वायर्स हैं। ओके, ये हो गया, ये हो गया, सब तो कॉपर वायर्स ही है। तो जब भी मैं एक वोल्टेज को अप्लाई करता हूँ प्राइमरी साइड में, एक क्लोज लूप मुझे मिलेगा और वो क्लोज लूप के चलते एक करंट फ्लो करेगा। ओके, एक करंट फ्लो करेगा। अभी मैं I0 से बोलता हूँ, एक करंट फ्लो करेगा जिसे मैं नो लोड करंट बोल रहा हूँ। तो जब भी ये करंट फ्लो करेगा तो ये कॉपर वायर में क्या होगा? कॉपर वायर में हीटिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, कॉपर वायर में हीटिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये हीटिंग भी एक तरीके का लॉसेस है जो अब कॉपर वायर में हो रहा है। पहले हीटिंग लॉस किधर हो रहा, जो लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ हीटिंग, वो कहाँ हो रहा था? वो मैग्नेटिक मटेरियल में हो रहा था। अब कॉइल का हीटिंग का बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो ये जो हीटिंग हो रहा है वो कॉइल्स में हो रहा है या कॉपर वायर में होगा। तो इस हीटिंग लॉस को हमें सर्किट डायग्राम में दिखलाना पड़ेगा। तो इस हीटिंग लॉस को, और हम पहले ही से पढ़ चुके हैं, हीटिंग के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, या हीट एनर्जी जो होता है उसे I²RT से हम डिनोट करते हैं या इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इस हीटिंग को दिखलाने के लिए हमें एक रेजिस्टर को यूज़ करना पड़ेगा, और वो रेजिस्टर किधर होगा? वो रेजिस्टर हमें एक सीरीज में मैं दिखलाऊंगा। ओके, ये रेजिस्टर होगा R1 और ये रेजिस्टर होगा R2। ओके, रेजिस्टर होगा R1 और सेकेंडरी साइड में जो रेजिस्टर होगा वो R2 होगा। ओके, तो ये हम देख लिए कि हमारे पास एक नया पैरामीटर आ गया जो सीरीज में है कॉइल के। ओके, जिसे मैं प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ और इसे मैं सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। और इसे मैं सीरीज़ में क्यों दिखलाया? पहले मैंने एक रेजिस्टेंस को दिखलाया था, लेकिन उसे मैं पैरेलल में दिखलाया था। सीरीज़ में मैं इसलिए दिखला रहा हूँ क्योंकि ये जो हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है वो करंट डिपेंडेंट है। ओके, जब भी सिस्टम में कोई भी चीज़ करंट डिपेंडेंट होता है तो उसे मैं सीरीज़ से दिखलाऊंगा या डिनोट करूंगा। इसलिए मैंने दोनों साइड में एक रेजिस्टर को डिनोट किया जो सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, नाउ अब मैं फिर से एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखता हूँ। तो एक करंट फ्लो किया जिसे मैं I डिनोट करता हूँ। ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ओके,
ये करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है, जिसके चलते एक फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। ओके, फ्लक्स का डायरेक्शन ये है। ये ऐसा फ्लक्स है जो दोनों कॉइल को लिंक कर रहा है, तो इसे मैं कैसा फ्लक्स बोलूँगा, ये एक म्यूचुअल फ्लक्स है। ओके, बट सारा फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल को लिंक करता है वो सेकेंडरी कॉइल को लिंक नहीं कर पाता है। तो कुछ फ्लक्स ऐसे होते हैं जो बस प्राइमरी कॉइल को लिंक करते हैं। तो ये फ्लक्स जो है वो बस प्राइमरी कॉइल को लिंक कर रहे हैं, तो मैं इसे बोलूँगा लीकेज, प्राइमरी लीकेज फ्लक्स। ओके, फाई एल से मैं इसे डिनोट करूँगा। और ये फ्लक्स जो है वो बस सेकेंडरी साइड को लिंक कर रहे हैं, तो मैं इसे सेकेंडरी साइड लीकेज फ्लक्स से डिनोट करूँगा या बताऊँगा। ओके, तो जैसा मेरा ये मेन फ्लक्स है या म्यूचुअल फ्लक्स है, ओके, ऐसा फ्लक्स है ये म्यूचुअल फ्लक्स है। ओके, म्यूचुअल फ्लक्स का मतलब क्या है कि ये प्राइमरी साइड कॉइल को और सेकेंडरी साइड कॉइल दोनों को लिंक कर रहा है। ओके, तो म्यूचुअल फ्लक्स हमारा टाइम वेरिंग है। म्यूचुअल फ्लक्स हमारा टाइम वेरिंग है, तो लीकेज फ्लक्स भी तो म्यूचुअल फ्लक्स का ही पार्ट है। तो अगर म्यूचुअल फ्लक्स टाइम वेरिंग है तो लीकेज फ्लक्स भी हमारा टाइम वेरिंग रहेगा। ओके, तो ये भी और ये दोनों फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि प्राइमरी साइड में एक और ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, E इज इक्वल टू एन डी फाई L1 बाई डी टी। E1 नहीं लिखूंगा इसे प्राइमरी साइड में। ओके, और E सेकेंडरी साइड में N डी बाई L2 बाई डी टी। ओके, तो फाई क्या होता है, फाई इज इक्वल टू एल आई होता है। ओके, तो डी I1 बाई डी टी, और ई सेकेंडरी में N2 L2 डी I2 बाई डी टी। तो हमें अब प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड में इंडक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ओके, दोनों साइड में हमें इंडक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो करंट डिपेंडेंट है। ओके, मीन्स जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उनमें वो करंट डिपेंडेंट है। तो मैं एक इंडक्टर बनाऊंगा और वो करंट डिपेंडेंट है, तो मैं क्या करूँगा, उसे सीरीज में बनाऊंगा। ओके, तो पहले हमने देखा था कि आरसी और एक्सएम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर से प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, तो आइडियल ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम होता है
वो ऐसा होता है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। मैं छोटा सा बना रहा हूँ। वो कुछ ऐसा होता है। ओके, ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। तो जब मैं आइडियल से प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहा था तो पहला चीज़ मैंने क्या देखा कि कोर में लॉसेज आ रहा था, जिसे मैं बोला हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस आया, और उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने दो पैरेलल ब्रांच बनाया। पहला ब्रांच था आरसी और दूसरा ब्रांच था एक्सएम। ओके, आरसी रिप्रेजेंट कर रहा था कोर लॉस को, जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस है, और एक्सएम रिप्रेजेंट कर रहा था जो मैग्नेटाइजिंग करंट रिक्वायर्ड होता है फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, फिर मैंने देखा कि एक रजिस्टर को का रिक्वायरमेंट था, या फिर मैंने एक रजिस्टर को इंट्रोड्यूस किया। ओके, वो रजिस्टर क्या चीज़ को दिखला रहा था, जो हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा था कॉइल्स में या कॉपर वाइंडिंग्स में। ओके, और वो करंट डिपेंडेंट था, इसलिए मैंने उसे सीरीज में रिप्रेजेंट किया था। फिर लास्ट में मैंने क्या दिखाया, लास्ट में मैंने प्राइमरी साइड ऑफ द कॉइल और सेकेंडरी साइड ऑफ द कॉइल में इंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया, जिसे मैं L1 और L2 बोला। ओके, L1 और L2 बोला। तो L1 और L2 कहाँ से आ रहा है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में? बिकॉज ऑफ द लीकेज फ्लक्स। ओके, लीकेज फ्लक्स इन द प्राइमरी साइड एंड लीकेज फ्लक्स इन द सेकेंडरी साइड। और L1 और L2 अपने अपने करंट से डिपेंडेंट होता है। L1 विल बी डिपेंडेंट ऑन I1 करंट, L2 जो रहेगा वो डिपेंडेंट होगा I2 करंट से। ओके, तो मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाता हूँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, अंडर नो लोड कंडीशन। ओके, पहले मैं मैग्नेटिक कोर बना देता हूँ।
तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का अंडर नो लोड कंडीशन। नो लोड कंडीशन क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है सेकेंडरी साइड में। यहाँ पे N1 नंबर ऑफ टर्न्स है और यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जब बुक्स में हम लोग पढ़ते हैं तो बुक्स में ऐसे करके दिया हुआ रहता है दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे आयरन कोर है, इधर एयर कोर रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अंडर नो लोड कंडीशन। तो मैं इसे रब करता हूँ नाउ। अब हम पढ़ेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ओके, अंडर लोडेड कंडीशन। तो अंडर लोडेड कंडीशन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा सेकेंडरी साइड में एक लोड कनेक्टेड है। कैसा लोड? एक इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्टेड है। वो एक लैंप हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल लोड। ओके, तो मैं एक सर्किट डायग्राम फिर से बनाता हूँ। मैं एक आइडियल सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। ओके, एक आइडियल ट्रांसफार्मर बना रहा हूँ। तो मैं एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ जिसे मैं V बोलूँगा। ओके, मैंने एक वोल्टेज अप्लाई किया जिसे मैं V बोलूँगा। तो एक क्लोज सर्किट मुझे मिला, तो एक करंट फ्लो किया। उस करंट का काम क्या था? वो करंट ऐसे करके फ्लो करेगा और वो करंट क्या करेगा?
हमारे मैग्नेटिक कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस करवाएगा। ओके, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे करके। तो ये फ्लक्स कैसा फ्लक्स है? ये म्यूचुअल फ्लक्स है, क्योंकि ये सेम फ्लक्स प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों को लिंक कर रहा है। ओके, और ये फ्लक्स हमारा टाइम वेरिंग है। ओके, समय के साथ चेंज हो रहा है, तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में, जो E1 से जिसको मैं E1 से रिप्रेजेंट करूंगा, और ये टाइम वेरिंग है और सेकेंडरी साइड में भी लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसे मैं E2 से रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ के रखा था। अब नया चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं कि अंडर लोडेड कंडीशन। अंडर लोडेड कंडीशन का मतलब कि अब मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लोड लगा दूँगा। तो पहले हमने जो देखा था कि इतना तो देखा था, बट I2 मतलब सेकेंडरी साइड में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। ओके, अब क्या मैं देखूंगा कि सेकेंडरी साइड में एक करंट फ्लो करने लगेगा जिसे मैं I2 बोलूँगा। ओके, क्यों एक करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा? क्योंकि सेकेंडरी साइड में भी एक क्लोज सर्किट मुझे मिला जो पहले प्राइमरी साइड में ही बस था। ओके, तो सेकेंडरी साइड में एक क्लोज सर्किट मिला, तो I2 का मैं डायरेक्शन बनाता हूँ। I2 ऐसे करके फ्लो कर रहा है। I2 कैसे फ्लो कर रहा है? I2 फ्लो कर रहा है ऐसे। I2 ऐसे फ्लो कर रहा है। तो I2 के कारण ओके, ये जो मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था वो I के कारण मेन फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था। जैसे मैंने लोड को कनेक्ट किया, ओके, मैं ऐसे दिखलाता हूँ इसे। ठीक है, पहले कोई I2 करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ओके, तो क्या होगा, एक I2 करंट फ्लो करने लगेगा। इस I2 करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? I2 करंट का डायरेक्शन ये लाल कलर से मैंने दिखलाया है, ऐसा होगा। तो जब करंट फ्लो कर रहा है तो एक और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ I2 करंट। और फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? फ्लक्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ गया। फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? ये मैं phi2 इसे लिखता हूँ। ओके, और मेन फ्लक्स जो है हमारा, मेन फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है? ये हमारा मेन फ्लक्स का डायरेक्शन। ओके, ये हमारा मेन फ्लक्स का डायरेक्शन है। तो अब क्या हुआ कि हमारा जो म्यूचुअल फ्लक्स है, ओके, सिस्टम, जो सिस्टम में हमारा म्यूचुअल फ्लक्स है वो क्या हुआ? वो कम गया। और क्यों कम गया? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि phi2 जो I2 के कारण प्रोड्यूस हुआ है वो मेन फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ओके, तो अपोज कर रहा है तो कोर में जो हमारा फ्लक्स था, मेन फ्लक्स था, वो कम जाएगा। तो हमारा पूरे सिस्टम में म्यूचुअल फ्लक्स अब कम क्वांटिटी का फ्लो कर रहा है। ओके, मेन फ्लक्स डिक्रीज हो गया। तो EMF क्या था? EMF EMF का इक्वेशन था E1 = 4.44 Fn1 phi max। ओके, तो phi max = मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स भी तो कम गया होगा, क्योंकि
आई फाई टू जो है वो मेन फ्लक्स को या म्यूचुअल फ्लक्स को अपोज कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स कम गया, तो हमारा E1 जो EMF इंड्यूस है प्राइमरी साइड में वो कम गया होगा। ओके, वो क्या हुआ होगा, वो डिक्रीज कर गया होगा। तो जैसे डिक्रीज किया तो V1 अब क्या हो गया, E1 से ग्रेटर हो गया। ओके, V1 E1 से ग्रेटर हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। और ये पोटेंशियल डिफरेंस, पहले मैंने क्या बोला था कि V1 शुड बी इक्वल्स टू E1। ओके, V1 शुड बी इक्वल्स टू E1 और अपोज करेगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब सेकंड कंडीशन ऐसा हो गया कि V1 इज नाउ ग्रेटर देन E1 हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, एक करंट फ्लो करेगा, एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो करेगा, जिसे मैं बोलूँगा I1 में डिनोट करता हूँ। ओके, एक एक्स्ट्रा करंट फ्लो किया जो I1 है और उसका डायरेक्शन भी तो कुछ ऐसा ही होगा। ओके, तो I1 के कारण एक और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसे मैं बोलता हूँ φ1। ओके, I1 के कारण एक और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसे मैं बोलूँगा φ1। अब φ1 क्या कर रहा है, φ1 हमारा म्यूचुअल फ्लक्स को, या इस डायरेक्शन में अगर मैं म्यूचुअल फ्लक्स बनाऊं तो φ1 क्या कर रहा है, म्यूचुअल फ्लक्स को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो हमारा नेट म्यूचुअल या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स अब इंक्रीज करेगा। और वो कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक हमारा ये कंडीशन मीट ना हो जाए, जब तक E1 इतना बड़ा ना हो जाए कि वो V1 के इक्वल हो जाए। जिस मोमेंट पे, क्योंकि हमारा φmax अभी इंक्रीज हो रहा है ना, तो जिस मोमेंट पे V1 E1 के इक्वल हो जाएगा, I1 इंक्रीज करना बंद हो जाएगा। ओके, तो वो एक कांस्टेंट I1 और कांस्टेंट प्राइमरी करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो I1 वो करंट है, तो I1 का काम क्या है, ऐसे समझते हैं। I1 का काम है कि I2 के चलते जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, I2 के चलते जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करने के लिए ये I1 प्रोड्यूस हुआ, ताकि इसका फ्लक्स φ2 को अपोज कर पाए। ओके, और रिजल्टेंट क्या होगा, हमारा मेन फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स सिस्टम में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो हमारा म्यूचुअल फ्लक्स सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए I1 को मैं क्या बोल सकता हूँ, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी करंट में बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन। तो दो नया करंट प्रोड्यूस हुआ, I2 क्योंकि मैंने लोड को इंट्रोड्यूस किया सिस्टम में, और I1 क्योंकि I2 के चलते जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसे ओवरकम करने के लिए या उसे ख़त्म करने, उसका इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एक करंट प्रोड्यूस हुआ जिसे मैं I1 बोलूँगा, लोड कंपोनेंट ऑफ द करंट। ओके, तो इसे मैं रब करता हूँ। तो
तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया अंडर लोड कंडीशन। तो इसका मैं इक्वेशन लिखूंगा, फिर उसके बाद इसका मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा। ओके, तो पहला इक्वेशन सेकेंडरी साइड से चलेंगे। E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस J XL2। ओके, नाउ पहले हमने क्या देखा था, V1 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस E1। ओके, मतलब V1 इक्वल E1 के इक्वल होना चाहिए और एक दूसरे को अपोज करना चाहिए। तो V1 इक्वल्स टू माइनस E1 प्लस I1 R1 प्लस J XL1। ओके, और I0 इज इक्वल टू IM प्लस तीन इक्वेशन हो गया, और इससे मैं I1 डैश लिख देता हूँ, I1 डैश, और इसे मैं I1 लिख देता हूँ। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ओके, तो इस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और इन इक्वेशन के मदद से मैं एक फेजर डायग्राम बनाऊंगा फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन। ओके।